हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन दिसंबर 2023 की। गाइस, बजट का भी मुझे कई बच्चों का आया है मैसेज कि मैम बजट डाल दो, तो वो भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, स्टे ट्यून विद द चैनल, क्योंकि अभी ये चल रहा है इन्वायरमेंट का, तो मैंने कहा इसको आज इन्वायरमेंट सेक्शन कर लेते हैं। कल मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए बजट भी जल्द से जल्द प्रेजेंट में करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा सा स्केड्यूल गाइस ऐसा हेक्टिक है, दैट इज वाई। Otherwise, I'll present everything on the channel. Don't worry. Anything, whatever it is important for exam perspective, it will be presented in videos only. ठीक है, तो वो हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। आप जो आपके पास इस समय आ रहा है वो आप करते जाओ। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जाम तक आप तक सारी प्रिपरेशन आपकी हो जाए, चाहे वो मंथली करंट अफेयर्स हो। ठीक है, हर चीज़ को बहुत कंसोलिडेटेड वे में चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके जितने भी साथी हैं जो नहीं कोचिंग बड़ी बड़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं, या इवन इन द कोचिंग वो इतना डिटेल्ड में नहीं आपको कोचिंग में भी बताते हैं, तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए पीएम पाठशाला का चैनल। आज हम देखो इसका थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे। होपफुली आपने पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, है ना, इकोनॉमी, ये सारे सेक्शंस कवर कर दिए गए हैं। एनवायरनमेंट में भी दो टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं। कल ही आपने COP 28 देखा, ट्रेडिशनल मेथड्स देखे आपने। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं नेशनल सर्कुलर इकॉनमी के बारे में जानेंगे हम आज। और ये होती क्या है, इसके रोड मैप से कैसे प्लास्टिक वेस्ट इंडिया में कम होगा, ये बारे में आज हम जानने जा रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट सेक्शन देखो आपका GS 3 का पार्ट, और आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। तो रिसेंटली फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट आ गया है, पूरा ही डॉक्यूमेंट। फ्लैगशिप का मतलब होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक कंसोलिडेटेड फॉर्म आ गया, एक ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि पूरा सर्कुलर रोड मैप बता दिया कि कैसे देखो प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन भी हो रहा है, तो उसको रिसाइकलिंग करनी चाहिए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि रिसाइकल हो पाए, प्रोडक्शन हो तो उसको कमर्शियल वाइबिलिटी हो, कंजम्पशन जो भी हो रहा है उसमें अवेयरनेस, रेडीनेस रहे, कंसिस्टेंट और कंप्लायंसेस के साथ चीज़ें क्रिएट हो। इसको समझाती हूँ मैं अभी आपको डिटेल में। अब जो ये डॉक्यूमेंट आया ना, ये जो आपका फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट आया है, बड़ा कोलैबोरेटिव चीज रिसर्च है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने आपको दिया है, प्रोवाइड करा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप। इस रिसर्च में ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आपका प्लान था, और 2020 में ही इसको अनाउंस कर दिया गया था। डॉक्यूमेंट में काम यही है कि कैसे रिसर्च एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप को फोस्टर किया जाए दो कंट्रीज के बीच में। क्योंकि देखो, इंडिया बहुत ज़्यादा चाहता है कि सर्कुलर इकोनॉमी में प्लास्टिक सेक्टर जो है उसका ट्रांजिशन होना बेहद ज़रूरी है। वी हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर बीट प्लास्टिक वाला, लेकिन बीट प्लास्टिक की उसके बाद हमें कहना है कि भैया बी है ना, हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं बढ़ाना है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन करना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि हम जितना मर्जी कर लें, हम बीट प्लास्टिक यूज़ हम कितना भी कर लें, फिर भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है प्लास्टिक का। उसको कैसे ट्रांजिट किया जाए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले समझो, जो हमारा शब्द आया सर्कुलर इकोनॉमी, वो होता क्या है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसा मॉडल जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। सर्कुलर मतलब समझ रहे हो, सर्कल है, एक प्रोडक्शन है, फिर कंजम्पशन है, शेयरिंग है, लीजिंग है, रीयूजिंग है, रिफर्बिशिंग है। ये सारे के सारे एग्जिस्टिंग मटेरियल का चलता रहता है, चलता रहता है। तो हर प्रोडक्ट की, जैसे इंसान की लाइफ साइकिल होती है ना, कि पहले वो यंग हुआ, ठीक है ना, पहले पैदा हुआ, फिर यंग हुआ, यंग से फिर एडल्टहुड, एडल्ट से फिर ओल्ड एज, फिर उसके बाद डेथ, साइकिल है ना लाइफ का हमारा। ऐसे ही प्रोडक्ट की लाइफ होती है। तो प्रोडक्ट की लाइफ में जो जो उसकी जिंदगी के पल आते हैं, चाहे वो प्रोड्यूस हुआ, फिर कंज्यूम करा गया, फिर शेयर किया गया, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयर करा गया, समझ रहे हो। तो जब भी प्रोडक्ट अपनी एंड ऑफ द लाइफ में पहुंच जा रहा होता है, तो मटेरियल जो भी उसमें विद इन द इकोनॉमी चलता है, उसको बोला जाता है कि रिसाइकल करो भाई, इसका यूज अगेन एंड अगेन करो, ताकि इसकी फर्दर वैल्यू क्रिएट हो पाए। इसीलिए मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिस इज फ्रॉम ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमिक मॉडल विच इज बेस्ड ऑन टेक, मेक, कंज्यूम, थ्रो अवे पैटर्न। इसमें क्या होता था, लो, फिर बनाओ, फिर कंज्यूम करो, फिर उसको फेंको, और ऐसा चलता था पहले। लेकिन अब इससे ज्यादा की बातें हम कह रहे हैं। हम एक ऐसा रोड मैप लेकर आए हैं जिसमें क्या होगा, इसमें ये सारी की सारी चीजें होंगी। प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन है, रिसाइकलिंग है, कमर्शियल वाइबिलिटी है। इसका मतलब बता रहा हूँ, देखो प्रोडक्शन तो समझते ही हो आप, मिनिमल कॉन्टेमिनेशन के साथ वेस्ट को रिड्यूस करते हुए आपको इजीली और इफेक्टिवली रिसाइकल करते हुए चीज़ों को बनाना है। फिर अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, आपको प्रोडक्ट ही ऐसा चुनना है जो स्टैंडर्ड, जिसकी लाइफ टाइम हो, जिसका प्लास्टिक रीयूज हो पाए। फिर रिसाइकिल करो, फिर उसका सर्कुलर इकोनॉमी बिजनेसेस को बढ़ाओ। कमर्शियल वाइबिलिटी बढ़ाने का मतलब यही होता है कि हाई क्वालिटी सेकेंडरी मटेरियल का यूज करो, डेवलप करो मार्केट में। स्कूल यूनिवर्सिटीज में इस अवेयरनेस फैला दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दो ऐसा। उसके बाद गवर्नमेंट भी हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो, उनको टारगेट दे दो भैया प्लास्टिक रिड्यूस करने का ये टारगेट है, ये मॉनिटर, आप मॉनिटर प्रोग्रेस भी चेक करके देता जाए।
अब तो इंडिया में सर्कुलर रोड मैप की प्लास्टिक के लिए स्पेसिफिकली क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों हमें ये करना ही पड़ा? तो पहला उसका कारण है स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम। इंडिया में अगर आप सीपीसीबी की रिपोर्ट उठा लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट हर दिन। आप समझ रहे हो? हर दिन इतना ज़्यादा ये आता है कि आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे क्या करें, इसको मैनेज कैसे करें। तो ये हाल है सीपीसीबी का, मतलब समझ लो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी रिपोर्ट थी ये, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट, मोर देन द इकोनॉमी एक्सेप्ट द यूएस और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी से भी ज़्यादा, सोचो आप। तो आप सोचो, जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है तो इनिशिएटिव नहीं लेना पड़ेगा? तो चैलेंज है फिर टेक मेक वेस्ट वाला, इसको बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, रिसाइकलिंग का कोई प्रोसीजर ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारे लिए। फिर सेकंड समस्या थी इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। सर्कुलर इकोनॉमी जब सेकेंडरी मार्केट क्रिएट कर सकती है प्लास्टिक की मदद से, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर कर सकती है, तो व्हाई नॉट। फिर तीसरा फायदा है इकोलॉजिकल बेनिफिट, ड्यूरिंग डाइवर्टिंग ड्राई वेस्ट को लैंडफिल से निकालो और लीडिंग टू क्लीनर एनवायरनमेंट, लेस ग्रीन हाउस इमिशंस, इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी, रिड्यूस माइक्रो प्लास्टिक को रिड्यूस कर दो। फिर इनेबलिंग बिहेवियरल चेंज, सर्कुलर इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिलता है कल्चरल शिफ्ट अवे फ्रॉम यूज एंड थ्रो, ताकि फ्यूचर जनरेशन उसके वैल्यूएबल रिसोर्सेज को समझ पाएं। नेक्स्ट इज ग्लोबल कमिटमेंट। हमारा एसडीजी टारगेट हमें बिल्कुल नहीं भूलना, 2030 बहुत करीब है। नेट जीरो टारगेट भी है हमारा। हमें प्लास्टिक ट्रीटी के साथ अलाइन होना होगा। जो हमारा प्लास्टिक ट्रीटी है 2024 ग्लोबल प्लास्टिक रिक्वायरमेंट के अंदर, हमारा उसको हमें करना है। फिर हम लाइफस्टाइल भी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उसमें भी आपको सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ही तो करना सिखा रहे हो आप सबको, वही तो अवेयरनेस दे रहे हो। तो अल्टीमेटली ये वाली बात भी तो यहीं पर आ गई। तो दैट इज व्हाई दिस सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर प्लास्टिक इज नीडेड फॉर इंडिया। अगर क्वेश्चन आए तो यू हैव टू ऐड दीज पॉइंट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट है, इकोलॉजिकल बेनिफिट है, बिहेवियरल चेंज होगा, अलाइन विद प्लास्टिक से प्रपोज प्लास्टिक ट्रीटी, ग्लोबल कमिटमेंट्स, ये सब आप बताओगे। लेकिन समस्या समझो आप, फिर भी करंट चैलेंजेस हैं। सर्कुलर इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी करंट चैलेंजेस हैं कि प्लास्टिक के कैसे वो करें, सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक कैसे अटेन करें। तो पहली चीज कह रहा है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेटेड बाय अनरजिस्टर्ड वेस्ट पिकर्स एंड रैक पिकर्स। क्या करता है? रैक पिकर उठा के, वेस्ट पिकर उठा के ले जाता है और प्लास्टिक वैल्यू चेन वो बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी में वो बैरियर है, वो आ ही नहीं पाता। इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ से कहाँ आएगा? फिर कंप्लायंस एक्जिस्टिंग पॉलिसीज में है ही नहीं। इंडस्ट्री लेवल पर जो रूल्स हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसलिए ऑडिट करना जरूरी है, कंप्लायंसेस को चेक करना। इम्प्लीमेंटेशन का इतना क्राइसिस है हमारे यहाँ कि सब चीज़ें मौजूद होने के बावजूद भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे हमें आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जो चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा पाए। फिर गैप्स इन पॉलिसीज, ईपीआर रेगुलेशंस एग्जांपल ले लो, उसमें लैग करता है। डिजाइनिंग एनवायरनमेंट की कैसी हो, प्रोडक्शन का कैसे एक मिनिमाइजेशन हो। करंट टारगेट जो आपके हैं वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन प्लास्टिक प्रोसेसर्स के लिए हैं, बाकी का पता नहीं। कॉस्ट की समस्या, बिजनेस सब्सटीट्यूट कर रहा है प्लास्टिक को, प्लास्टिक इज़ वेरी चीप, बहुत डिफिकल्ट है उसको अल्टरनेट करना। रेगुलेटरी बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होगा? प्लास्टिक रिसाइकलिंग ऑप्शन सेकेंडरी जो है उसमें बैरियर्स हैं। कैसे करो, क्या करो? पीटी रिसाइकलिंग रेट इंडिया में कंपैरेटिवली हाई है। इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, नॉलेज की दिक्कत है। स्टेप्स क्या लिए जाएं? ऐसे कह रहा है ईपीआर मैंडेट कर रहे हो, उसको इम्पोर्टेंट है, वो करो। आप स्टेप्स तो लिए गए हैं, उसको और अच्छा करना। लिटरिंग जो हो जाती है उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि ओवरऑल स्ट्रेटजी ऐसी कौन सी अपनाई जाए ताकि सर्कुलर इकोनॉमी अटेन हो पाए। तो उसके लिए कह रहा है सिंगल क्लियर फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाओ, इनिशिएटिव्स लो ऐसे। अब आपको ज़रूरत है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी क्रिएट हो जाती है उसको फॉर्मलाइज करो आप। रोल एक उनके बनाओ, गवर्नमेंट सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाएं। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कोलैबोरेट करके आए सामने, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री, अर्बन लोकल बोर्ड, सबको उठाओ, रेगुलेटर्स को बुलाओ। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम तैयार करो जिसमें आप ना लोकल लेवल पर भी स्किल्स अवेयरनेस देके देखो। खाली अवेयरनेस नहीं देनी, उनको स्किल भी देनी है। किस तरह से चीज़ें म्यूनिसिपल लेवल और पंचायत लेवल को इनकरेज करो आप ये सारी चीज़ों करने के लिए। फिर इंटीग्रेट लर्निंग अलोंग द सप्लाई लेवल चेन, की डेटा कलेक्ट हो रहा है, मॉनिटर इवेलुएट करो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ। फेज आउट करना है प्लास्टिक को। सर्टेन प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर बियॉन्ड बैंड है, वो बैन नहीं हो सकते। वहाँ पर आपको सिर्फ यही तरीका बचा है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस को तो लाओ, लेकिन कुछ जगह पर कोशिश करो जहाँ नहीं हो सक रहा है वहाँ पर उसको
फॉर्मलाइज करके रिसाइकिल करवाओ। सपोर्ट करो सर्कुलर इकोनॉमी में, फिजिकल एंड टैक्स इंसेंटिव्स में ऐसा कुछ पॉलिसीज बना दो, फिर क्यों नहीं होगा। टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर दो जो बहुत ज़रूरी है, जीपीएस इनेबल ट्रैकिंग लगा दो व्हीकल्स के लिए, डेटा ट्रांसपेरेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद ये कह रहा है ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 के बारे में। कह रहे यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कोल कोलेशन लेकर आया, कूल कोलेशन इसने रिलीज करा है ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023। इसका नाम है कीपिंग इट चिल, हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड वाइल कटिंग इमिशंस। तो कोल जो कोलेशन है वो है क्या, इस यूएनईपी ने लॉन्च किया है, पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो सिनर्जाइज कर रहा है 2030 का एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पेरिस एग्रीमेंट का। ग्लोबल नेटवर्क है, आईएसए का पार्टनर है कोल कोलेशन नेटवर्क का। इस रिपोर्ट के तहत आप क्या कर रहे हो, टोटलिटी जो इमिशंस की है कूलिंग की उसको चेक कर रहे हो, स्पेस कूलिंग, कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेशन, ग्लोबलाइज के वे में कितना हो रहा है, इसकी वजह से कितना इमिशन फैल रहा है। फिर उसको बता रहा है कि सजेस्ट करो नियर जीरो इमिशंस को कैसे अचीव करना है, क्योंकि आपने सस्टेनेबल कूलिंग बोला था 2050 तक करोगे। तो रिपोर्ट कौन निकालता है, रिलीज टू सपोर्ट ग्लोबल कूलिंग प्लेज, जो किसका इनिशिएटिव था, यूनाइटेड यूएई का, होस्ट यूपी 28 एंड कोल कोलिशन लेकर आए। ग्लोबल कूलिंग प्लेज का मतलब ही यही है कि आप प्लेज ले रहे हो, आप कसम खा रहे हो कि आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन लगाओगे और ग्लोबल टारगेट्स को कलेक्टिवली फुलफिल करोगे, कि आप कूलिंग को रिलेटेड इमिशंस को बाय 68% बाय 2050 रिड्यूस कर दो। ये फिगर्स याद रखना, पेपर में आ सकती हैं, और इवन यू हैव टू राइट दिस इन द मेंस आंसर राइटिंग कि सीओपी 28 में ग्लोबल कूलिंग प्लेज में हमने ये कस्में खाई हैं कि 68% तक हम कूलिंग को जो प्रोडक्ट है इमिशन रिलेटेड है चीज़ें, जैसे इसको कोल्ड चेंज और रेफ्रिजरेशन को 68% हम बंद करेंगे, इंक्रीज करेंगे हम सस्टेनेबल कूलिंग बाय 2030। एसडीजी गोल अगेन, तो इंडिया हैज नॉट साइन द प्लेज येट, याद रखो इंडिया ने अभी तक इस प्लेज पे साइन नहीं किया है। ठीक है, अब इसकी हाइलाइट्स पर आ जाओ, तो कह रहा है कूलिंग एक्ट हैज अ डबल बर्डन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो कूलिंग की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो रेफ्रिजरेंट गैसेस निकल के रिलीज होती हैं एचएफसी वगैरह, उससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डिमांड कूलिंग की और बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है। की ड्राइवर्स क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, इनकम ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, सारी की सारी चीज़ों ने कूलिंग के एक्सेस को और ज़्यादा बढ़ाया है। बहुत सारी पॉलिसीज लाने की इसलिए ज़रूरत है। तो 82% ग्लोबल कूलिंग रिलेटेड आपका G20 कंट्रीज से आ रहा है, बताओ 2022 की रिपोर्ट में। फिर कूलिंग सेक्टर्स का जो आपका इमिशन बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रोडिक्टेड है, कह रहा है तो 2000 मोर 10% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा 2050 में। आप बहुत बड़ा हर्डल है कि आप फॉसिल फ्यूल्स पर आप फिर भी रिलाई रहोगे, कह रहा देखो हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, जितनी ज़्यादा एचएफसी की सारी गैसेस निकलेंगी उतनी ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट आपके लोगों के लिए पड़ेंगी, और आप उतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट रहोगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे जा ही नहीं पाओगे आप। सस्टेनेबल कूलिंग बहुत बड़ा सोल्यूशन है, कह रहा देखो मल्टीपल सिवियर नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रोकेगा, ये रैपिड ट्रांजिशन लाएगा सस्टेनेबल कूलिंग में। तो इसीलिए मेजरमेंट रेडी में बोला गया है प्रोडक्टेड 2050 इमिशंस फ्रॉम कूलिंग बाय एटलीस्ट 60%। तो सस्टेनेबल कूलिंग में क्या चाहिए, कूलिंग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करो, एक्सेसिबल अफोर्डेबिलिटी बढ़ाओ। रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट की आई हुई कि 3 की मेजर्स हैं सस्टेनेबल कूलिंग करने का। सबसे पहला तरीका है आप पैसिव कूलिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करो, एड्रेस करो एक्सट्रीम हीट को, कूलिंग डिमांड को रिड्यूस करो, बिल्डिंग वगैरह में जो भी कोल्ड चेंज में आते हैं, बिल्डिंग एनर्जी कोड्स को इंटीग्रेट कर दो। ड्राइविंग एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहा है, हायर एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड बना दो, कूलिंग इक्विपमेंट के नॉर्म्स तैयार करो, लेबलिंग कर दो प्रोडक्ट एंड रेगुलेशंस की, फास्टर रेफ्रिजरेंट फेस डाउन की बात कर रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट के निकल रहे हैं एट अ फास्टर रेट दैट इज रिक्वायर्ड, किगाली का एग्रीमेंट में जो आप कस्में खाकर आए उसको फुलफिल करो, अब टाइम आ गया है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर बता भी रहा है कि होल सिस्टम अप्रोच टुवर्ड्स सस्टेनेबल कूलिंग इज रिड्यूस 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 अर्बन स्केल में हीट कम करने के लिए, बिल्डिंग्स की कूलनेस को रिड्यूस करने के लिए, सर्व कूलिंग नीड्स इन बिल्डिंग एफिशिएंटली करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करो, डिकार्बनाइज करो चीज़ों को, इंटीग्रेट करो कूलिंग विद क्लाइमेट, कूलिंग बॉन्ड्स बनाओ, रेस करो इससे फंड ताकि सस्टेनेबल कूलिंग प्रोजेक्ट में लगा सको पैसा। तो क्या इंडिया ने कुछ किया है सस्टेनेबल कूलिंग के लिए? हाँ जी बिल्कुल किया है, 2019 में ही मिनिस्ट्री ऑफ आपका इन्वायरमेंट ने करा था, उसने एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बनाया था कि हम एक काम करते हैं, हम 2037-38 तक 20 से 25% तक ले आएंगे, कूलिंग डिमांड को कम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने थ्रस्ट एरिया वही लिया है, नेशनल एसएनटी प्रोग्राम वगैरह चलाए। एनर्जी हमने कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड भी बना रखा है, मैंडेटरी कर रखा है कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए कि इतना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होना चाहिए।
हमने बी स्टार लेबलिंग प्रोडक्ट भी लाए हैं, इलेक्ट्रिक गीजर्स, कलर्स टीवी, रूम टेम्परेचर, एलईडी लैम्प, जिसमें ये करा गया है। कह रहा ग्रीन रेटिंग, हमने बिल्डिंग रेटिंग भी बनाई है। ग्री होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट करना। ये सारी की सारी चीज़ें क्रिएट कही गई हैं। गाइस आज हम सस्टेनेबल कूलिंग तक ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कल। इतना रिवाइज कर लो अभी ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसको रिवाइज करो बैठ के। और अगर कोई डाउट आता है, कोई ऐसा शब्द समझ नहीं आ रहा या कुछ ऐसा लग रहा हो, प्लीज़ लेट अस नो द कमेंट सेक्शन। आपके पास पूरा खुला हुआ है, उसमें आप पूरा अपना एक्सप्रेस करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।